हेलो एवरीवन। मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम मुस्लिम लॉ के मैरिज के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसे हिंदी में निकाह भी कहते हैं। मुस्लिम लॉ का एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और साथ ही मैरिज के लिए मुस्लिमों में क्या क्या कंडीशंस, क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, वो सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बट आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपको मुस्लिम लॉ के नोट्स लेने हैं तो वो तैयार हो चुके हैं हिंदी लैंग्वेज में और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के जो नोट्स हैं मुस्लिम लॉ के, वो मैंने खुद तैयार किए हैं और पीडीएफ फॉर्म में हैं, जिनको आप प्रिंट करा सकते हैं। अगर आपको नोट्स लेने हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके केवल 150 रुपीज़ में मुस्लिम लॉ के नोट्स जो हैं वो ले सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी मुस्लिम लॉ में दिए गए हैं, जैसे कि मेहर है और मुस्लिम मैरिज है और इद्दत और कितने ही सारे टॉपिक्स हैं मुस्लिम लॉ में, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो मुस्लिम लॉ में मैरिज या मुस्लिम विवाह, जिसे मुस्लिमों में निकाह के नाम से भी जाना जाता है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसी को आज डिस्कस करते हैं। देखिए, मुस्लिमों में मैरिज को निकाह कहते हैं। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कोई सेरेमनी नहीं होती, जैसे कि हिंदूज में कुछ सेरेमनी होती है, जैसे कि सप्तपदी है, कन्यादान है, वगैरह वगैरह। लेकिन मुस्लिम मैरिज में कोई सेरेमनी ना भी हो तो भी वो एक वैलिड मैरिज होती है, एक वैध विवाह होता है। और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जो सारी शर्तें होनी चाहिए, वही मुस्लिमों में विवाह में भी वही सारी शर्तें चाहिए होती हैं। अब इसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। देखिए, डेफिनेशन जो है थोड़ी सी मुस्लिम मैरिज की कैसे कैसे तरीके से कही गई है। तो अगर हम बेली के अकॉर्डिंग देखें, बेली एक राइटर जिन्होंने जो विवाह है, जो मैरिज है, उसको डिफाइन करने की कोशिश की है। इन्होंने जो मैरिज है उसको एक कॉन्ट्रैक्ट बताया है। इनके अकॉर्डिंग जो विवाह है वो स्त्री और पुरुष के जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसको लीगल बनाने के लिए किया गया एक कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर जस्टिस महमूद के अकॉर्डिंग हम देखें तो इन्होंने मुस्लिम विवाह को, यानी कि जो मुस्लिमों में मैरिजेस होती हैं, उनको कहा है कि ये संस्कार नहीं है, मतलब ये कोई सैक्रामेंट नहीं है, बल्कि एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। तो जस्टिस महमूद के अकॉर्डिंग मुस्लिम विवाह एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ना कि एक संस्कार। तो इस तरीके से इसको डिफाइन करने की कोशिश की गई है। अब अगर हम बात करें मुस्लिम विवाह की आवश्यक शर्तों की या उन मेन पॉइंट्स की जिससे जो एक मुस्लिम मैरिज है वो वैलिड होती है, तो सबसे पहला मेन पॉइंट है वो है प्रस्ताव और स्वीकृति। यानी कि मुस्लिमों में विवाह के लिए सबसे पहले एक प्रपोजल होना चाहिए और दूसरा दूसरे पक्ष की तरफ से उसका कबूल, उसकी स्वीकृति होनी चाहिए। प्रस्ताव को कहा जाता है इजब और स्वीकृति को कहा जाता है कबूल। तो एक पक्षकार अपनी तरफ से प्रपोजल करता है मैरिज का, तो दूसरा उसको एक्सेप्ट करता है, जिसको कबूल कहा जाता है। सबसे पहला मेन पॉइंट। दूसरा है विवाह के जो पक्षकार हैं वो सक्षम होने चाहिए, मतलब वो कैपेबल होने चाहिए। अब सक्षमता के लिए देखिए, मुस्लिमों में जो एज बताई गई है वो 15 साल का व्यक्ति जो है वो एलिजिबल माना जाता है। तो 15 साल की एज होनी चाहिए मुस्लिमों में जो पक्षकार है, मतलब लड़के और लड़की की जो एज है वो 15 साल होनी चाहिए। दूसरा, इसी के अंदर और पॉइंट है, जैसे कि गवाह। शादी के टाइम पे जो गवाह हैं वो कितने होने चाहिए, ये भी अलग अलग पॉइंट हैं। अगर बात करें गवाह की तो कम से कम दो पुरुष मैक्सिमम जो है वो 2 मेल होने चाहिए गवाह के रूप में शादी के टाइम पे, या एक महिला ज़रूर होनी चाहिए। और अगर 2 पुरुष नहीं हैं तो 1 मेल से भी काम चल सकता है। तो इतने जो हैं वो मिनिमम, मतलब गवाह जो हैं वो होने चाहिए। ये तो है सुन्नी के अकॉर्डिंग, जो आपका सुन्नी संप्रदाय है या जो सुन्नी विधि है उसके अकॉर्डिंग गवाह की ज़रूरत होती है। बट अगर शियाओं की बात करें तो शिया में विवाह के टाइम पे गवाहों की ज़रूरत नहीं होती है, यानी बिना गवाह के भी शिया विधि में जो मैरिज है वो एक वैलिड मैरिज मानी जाती है। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एक ही बैठक। यानी कि मुस्लिमों में जब विवाह होता है या शादी होती है तो उसके लिए बैठक एक ही होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि अलग अलग जगह पे लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं, मतलब जिस जगह पर एक ही मीटिंग होनी चाहिए, एक ही जगह पर जो लोग हैं वो बैठे रहें, ताकि जिस तरफ से प्रपोजल आता है शादी का, उस प्रपोजल का एक्सेप्टेंस भी तुरंत वहीं पर कर दिया जाए।
तो ऐसे करके एक बैठक, एक मीटिंग होनी चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है इसी से, वो है स्वतंत्र इच्छा और सहमति। यानी कि जिस व्यक्ति ने, जो दो पक्षकार हैं शादी के, वो जो मैरिज कर रहे हैं, उनकी जो सहमति है वो बिल्कुल स्वतंत्र, बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, उनकी कंसेंट, और अपनी बिल्कुल फ्री विल से वो प्रपोजल करें, एक्सेप्टेंस करें। ऐसा नहीं है कि किसी के दबाव में आकर वो ऐसा कर रहे हैं, या किसी पर को प्रेशराइज करके उनसे उनकी सहमति, उनकी जो फ्री विल, उसको आप नहीं कहोगे, जब उनसे दबाव में लेके या प्रेशर में लेके उनसे इन सब चीज़ की सहमति ली जाती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल के आता है मुस्लिमों में, वो है मेहर। मेहर क्या होता है? तो अक्सर आपने सुना होगा कि जब मुस्लिमों में मैरिज होती है तो उसमें मेहर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेहर एक तरह की धनराशि या एक तरह की प्रॉपर्टी जो है वो वाइफ को दी जाती है या देने का वादा किया जाता है। कुछ मेहर ऐसे होते हैं कि जो शादी के टाइम पर ही देने के वादा किया जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो या तो हस्बैंड की डेथ के बाद या जब डाइवोर्स होता है पति पत्नी में, तब दिया जाता है। ये भी अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। जब हम मेहर का टॉपिक अपनी आने वाली वीडियो में जब डिस्कस करेंगे तो उसमें हम मेहर को अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल बस आप इतना समझ लीजिए यहाँ पर कि एक तरह का आप इसे विवाह का प्रतिफल कह सकते हैं। तो ये एक धनराशि होती है जो विवाह के प्रतिफल के रूप में प्राप्त करने के लिए पत्नी हकदार होती है। तो मेहर जो है वो तय किए जाते हैं शादी के टाइम पे मुस्लिमों में। इसके अलावा अब जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से निकल के आते हैं मुस्लिम मैरिज की कंडीशन के लिए, तो उनमें किसी भी तरह की विधिक अनर्हता नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसी कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए जो विवाह को वैलिड होने से रोकती हो। अब ये रुकावटें भी कई तरह की दी गई हैं। देखिए, मुस्लिमों में विवाह जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक होता है आपका मान्य विवाह, जिसको बोला जाता है सही विवाह, सही सही। एक होता है आपका बातिल विवाह, बातिल, बातिल का मतलब होता है शून्य, यानी कि वॉइड। ऐसी वॉइड मैरिज जो बिल्कुल भी वैलिड नहीं हो सकती, शुरू से ही बिल्कुल वॉइड होती है। और तीसरे होते हैं आपके मुस्लिमों में फासिद विवाह, इसे बोलते हैं इर्रेगुलर मैरिज। तो एक हो गया आपका सही, एक हो गया आपका वॉइड, और एक हो गया आपका इर्रेगुलर। तो 3 तरीके की मैरिजेस होती हैं मुस्लिमों में। अब जो वॉइड मैरिजेस होती हैं और जो इर्रेगुलर मैरिज होती हैं, ये एक तरह की रुकावट मानी गई है मुस्लिमों में। अगर कोई मुस्लिम मैरिज या तो वॉइड है या फिर इर्रेगुलर है, तो इसका मतलब क्या है? वो एक तरीके की रुकावट है। तो यही बात कही गई है इसकी शर्तों में कि किसी भी तरीके की रुकावट जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो वैलिड मैरिज में ये एक तरीके की रुकावट मानी जाती है। तो बातिल या शून्य विवाह, अब कौन से ऐसे रिलेशन है जिसमें अगर कोई मुस्लिम शादी करेगा तो उनका जो मैरिज होगी वो वॉइड होगी? तो सबसे पहले अगर वो किसी ब्लड रिलेशन में शादी करता है, तो ब्लड रिलेशन का मतलब यहाँ पर है कि वो अपनी माता से, अपनी दादी से शादी नहीं कर सकता क्योंकि ये उसके ब्लड रिलेशन होंगे, या अपनी बेटी या पोती से शादी नहीं कर सकता, अपनी बहन से, सगी, चाहे सगी हो या सौतेली हो, उससे शादी नहीं कर सकता एक मुस्लिम, अपने भाई की बेटी या पोती से शादी नहीं कर सकता, अपने पिता या माता की बहन से शादी नहीं कर सकता। तो इस तरीके से तो ये कुछ रिलेशन दिए गए हैं। अगर इन रिलेशन में कोई भी मुस्लिम अगर शादी करता है इस तरीके के में, इन रिलेशन में किसी लेडी से, तो उसका जो मैरिज होगी वो, क्योंकि ब्लड रिलेशंस हैं ये सब उसके, तो ये जो मैरिज होगी वो एक वॉइड मैरिज मानी जाएगी और बातिल होगी। इस तरीके से अब दूसरा जो यहाँ पे शून्य विवाह माना गया है वो है विवाह संबंधों में। यानी एक मुस्लिम के कुछ मैरिटल रिलेशन ऐसे होते हैं जिनमें वो अगर शादी करता है तो वहाँ पर भी उसकी जो मैरिज है वो वॉइड मैरिज मानी जाएगी। जैसे कि वो अपनी पत्नी की माँ और दादी से शादी नहीं कर सकता। पत्नी की माता का मतलब अपनी सासू माँ से, और पत्नी की दादी से भी वो शादी नहीं कर सकता। दूसरा है पत्नी की बेटी या पोती से, पिता या पितामह की पत्नी से, बेटे, पुत्र, पोते या नाती की पत्नी से। तो ये हो गए उसके जो मैरिटल रिलेशंस होते हैं, जो विवाह संबंध होते हैं। और इन संबंधों में किया गया जो विवाह है मुस्लिमों में वो भी पूरी तरीके से वॉइड माना जाएगा। इसके बाद जो तीसरा जो वॉइड मैरिज की कंडीशन है मुस्लिमों में वो है आपकी धात्रे संबंध। कुछ रिलेशन देखिए ऐसे होते हैं जो ना तो मैरिटल रिलेशन में आते हैं और ना ही आपके दूसरे ब्लड रिलेशन में आते हैं, बट धात्रीय संबंध में ऐसे संबंध आते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है,
कोई मुस्लिम बच्चा है, 2 साल से कम उम्र तक वो एक ऐसी लेडी के पास रहता है जिसने उसको ब्रेस्ट फीड कराया है, मतलब उसने उसका दूध पिया है या उसने उसको थोड़ा सा 2 साल से कम का जब था तो उसने उसको ब्रेस्ट फीड कराया, तो एक तरीके से वो जो लेडी है जिसने उसको ब्रेस्ट फीड कराया वो उसकी धाय माँ बन जाती है। तो उस लेडी की बेटी से वो शादी नहीं कर सकता या फिर उस महिला से शादी नहीं कर सकता। तो इस तरीके के जो रिलेशन है मुस्लिम लॉ में ये वॉइड मैरिज के अंदर आते हैं, और अगर ऐसा कोई मुस्लिम व्यक्ति करता है तो ये पूरी तरह से वॉइड मैरिज मानी जाएगी। मुस्लिमों में एक और रुकावट यहाँ पे बताई गई है इर्रेगुलर मैरिज की। अब इन कंडीशन में की गई मुस्लिमों की कोई भी मैरिज जो है वो इर्रेगुलर मैरिज होती है। अब वॉइड और इर्रेगुलर मैरिज में फ़र्क क्या हुआ? वॉइड मैरिज जो होती है वो आपकी बिल्कुल वॉइड होती है, बिल्कुल शून्य होती है, उसका कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं होता। और लेकिन अगर इर्रेगुलर मैरिज की बात करें, अनियमित विवाह की बात करें, तो ये एक ऐसी मैरिज होती है अगर आप उस इर्रेगुलरिटी को दूर कर दो तो वो एक सही मैरिज, एक मान्य विवाह की कैटेगरी में आ जाएगा। किस तरीके से? अब देखिए, सबसे पहले बात हुई है यहाँ पे अवैध संयोग में, तो इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल से। यानी कि मान लीजिए अब कोई व्यक्ति, ए नाम का व्यक्ति है, ये हस्बैंड है और जो बी है ये इसकी वाइफ है। अब ए और बी हस्बैंड एंड वाइफ हैं, सी जो है वो बी की सिस्टर है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? 2 बहनों का, यानी कि ये 2 सगी बहनें हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर ए की जो वाइफ है वो बी है और उसकी जो सिस्टर है वो सी है। बी और सी का रिलेशन कैसा है? दोनों के बहन बहन का रिलेशन है। अब मान लो सी यहाँ पर बहन की बजाय अगर भाई होती, मतलब अगर वो सिस्टर ना होती, वो ब्रदर होती, यानी कि वो फीमेल की जगह अगर मेल होती, तो बी उससे, अगर बी जो उसकी बहन थी वो उससे शादी अगर नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर वो दोनों भाई बहन होते, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अवैध संयोग का मतलब ये हुआ कि अब ए भी उससे शादी नहीं कर सकता। और अगर मान लीजिए अगर ए इन 2 सगी बहनों से शादी कर भी लेता है तो ऐसी जो मैरिज होगी वो वॉइड ना होकर एक इर्रेगुलर मैरिज होगी। और इस इर्रेगुलरिटी को दूर कैसे किया जा सकता है? अगर ए अपनी पहली पत्नी यानी कि बी को अगर डाइवोर्स दे दे तो इस इर्रेगुलरिटी को दूर किया जा सकता है और वो मैरिज जो इर्रेगुलर मैरिज है वो एक सही मैरिज हो जाएगी। तो इस तरीके से इसमें इर्रेगुलरिटी में जो दिखाई जाती है मैरिज मुस्लिमों में, वो वही मैरिजेस होती हैं जिनकी इर्रेगुलरिटी को आप दूर कर सकते हो। नेक्स्ट है 5वीं पत्नी से विवाह। अब देखिए, मुस्लिमों में 4 शादियों को मान्यता दी गई है। अब 4 बीवियों के होते हुए भी, 4 वाइफ के होते हुए भी कोई व्यक्ति अगर 5वीं पत्नी ले आता है तो वो जो मैरिज होगी एक इर्रेगुलर मैरिज होगी। और इसको भी दूर किया जा सकता है, इस इर्रेगुलरिटी को, कि अगर आप अपनी उनमें से किसी एक वाइफ को डाइवोर्स दे दो या किसी एक वाइफ की अगर डेथ हो जाती है तो फिर से 4 पत्नियां हैं, तो 4 पत्नियां हैं तो वो इर्रेगुलरिटी फिर नहीं रहेगी। तो 5वीं पत्नी से शादी करना भी एक इर्रेगुलरिटी होती है मुस्लिम लॉ में। नेक्स्ट आता है उचित गवाहों की अनुपस्थिति। मुस्लिमों में शादी के टाइम पे गवाह विटनेस होने की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति गवाहों की उपस्थिति के बिना ही, मतलब उनकी प्रेजेंस में शादी नहीं करता है तो ये मैरिज भी इर्रेगुलर मैरिज जो है वो मानी जाएगी। और इस इर्रेगुलरिटी को भी आप दूर कर सकते हो अगर गवाहों को बुलाकर आप मैरिज कर लो। तो इस तरीके से। नेक्स्ट है धर्म में भिन्नता। अब देखिए, धर्म में भिन्नता का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई मुस्लिम व्यक्ति अपने धर्म के बाहर शादी करता है ना। शिया विधि में क्या है कि ना तो कोई पुरुष और ना ही कोई स्त्री किसी गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकता बिल्कुल भी, है। अगर वो करेगा तो वो पूरी तरीके से वॉइड होगा। शिया विधि तो ये कहती है कि ना तो पुरुष और ना ही स्त्री कर सकती है। जबकि अगर बात करें सुन्नी विधि की तो स्त्री भी किसी गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकती। बट अगर सुन्नियों में अगर पुरुष करता है किसी महिला से, गैर मुस्लिम से शादी, तो वो सिर्फ किताबिया से कर सकता है, मूर्ति पूजक या अग्नि पूजक से नहीं कर सकता। मतलब कि एक ऐसा रिलीजन जो मूर्ति की पूजा करते हैं, जिस धर्म में लोग या अग्नि को पूजते हैं या मूर्ति को पूजते हैं, जैसे कि हिंदू हैं तो हिंदू धर्म में लोग मूर्ति को मानते हैं, तो इस तरीके की किसी लेडी से वो शादी नहीं कर सकता है। लेकिन किताबिया से कर सकता है, जैसे कि ईसाई है और पारसी है, यहूदी है, इन रिलेशन वाली से वो, मतलब इन रिलीजन वाली से वो शादी कर सकता है। नेक्स्ट है इद्दत के दौरान विवाह। देखिए, मुस्लिमों में इद्दत
एक लिमिटेड टाइम पीरियड बताया गया है। अगर किसी वाइफ के हस्बैंड की डेथ हो जाती है मुस्लिमों में, या फिर उसका हस्बैंड उसको डाइवोर्स देता है, तो एक लिमिटेड टाइम के लिए एक प्रतीक्षा की अवधि बताई गई है, जिसमें वो लेडी, जो मुस्लिम लेडी है, वो शादी नहीं कर सकती। और अगर वो दूसरी शादी करती है क्योंकि उसका हस्बैंड ने उसको डाइवोर्स से छोड़ा है या हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो इस दौरान उसको जो है वो थोड़ा प्रतीक्षा करनी होती है, थोड़ा सा वेटिंग का उसको टाइम दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं इद्दत। इस टाइम पे वो दूसरा विवाह नहीं कर सकती। लेकिन अगर मान लीजिए कोई पुरुष मुस्लिमों में, जो लेडी अभी इद्दत की अवधि में है, इद्दत के दौरान है, और उससे उस इद्दत की अवधि के दौरान ही शादी कर लेता है, तो वो मैरिज भी एक इर्रेगुलर मैरिज मुस्लिमों में मानी जाती है। तो इसके अलावा अब इतना कुछ पढ़ने के बाद अब हम यहाँ पे केस लॉ भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, केस लॉ बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी टॉपिक के लिए। सारी कंडीशंस जानने के बाद सबसे पहले डिस्कस करेंगे अब्दुल लतीफ़ वर्सेस नियाज अहमद। 1909 का केस है। इस केस में कोर्ट ने ये कहा था कि अगर कोई शादी कपट से कराई जाती है, मतलब फ्रॉडली कराई जाती है, तो वो जो है वो बिल्कुल गलत होगी जब तक कि उसका समर्थन ना किया जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पर बस कोर्ट ने इतनी ही बात बोली है कि अगर आप कपट से किसी की शादी कराते हो, कोई मुस्लिम मैरिज कराते हो, तो वो अमान्य होगा। नेक्स्ट है एहसान हसन खान वर्सेस पन्नालाल। 1929 का केस है। एक सुन्नी मुसलमान का गैर किताबिया स्त्री से विवाह करवा दिया गया। ये विवाह कोर्ट ने कहा केवल इर्रेगुलर होगा। मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई मुसलमान है और वो पुरुष है, अगर कोई मुसलमान पुरुष है और वो अगर किसी किताबिया से शादी करता है, तो तब तो वो मैरिज आपकी ठीक है। लेकिन गैर किताबिया से नहीं वो कर सकता, है ना, अग्नि पूजक या मूर्ति पूजक से नहीं कर सकता, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। तो यही बात कोर्ट ने इस केस में बोली है। अब सामने हमारे एक और क्वेश्चन आता है, कभी कभी एग्जाम में हमसे पूछ लिया जाता है कि भैया मुस्लिम विवाह एक सैक्रामेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब एक संविदा है या संस्कार है। तो ये हमें दो केस जो हैं ये हमारे इस डाउट को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला, सबसे इम्पॉर्टेंट केस और सबसे फेमस केस है अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा। 1846 का केस है। इस केस में जस्टिस महमूद ने वही वाली बात बोली है जो भी हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में पढ़ी थी। इन्होंने कहा था कि मुस्लिम विवाह एक सिविल संविदा, एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। मुस्लिमों में विवाह कोई संस्कार नहीं है, पूरी तरीके से एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन फिर आ जाता है एक दूसरा केस 1933 का, अनीसा बेगम वर्सेस मलिक मोहम्मद इस्तीफा। इस केस में जस्टिस सुलेमान थे और उन्होंने कहा था कि मुस्लिम विवाह एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट भी है और धार्मिक संस्कार भी है। तो इस तरीके से दोनों केस को अच्छे से समझने के बाद ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि मुस्लिम विवाह एक संविदा और एक संस्कार दोनों ही हैं। तो आज की वीडियो में हमने मुस्लिम मैरिज को बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है। जितनी भी इसकी शर्तें हैं, क्या इसकी डेफिनेशंस है, कब जो मैरिज होती है मुस्लिमों में वो वॉइड होती है, कब वो इर्रेगुलर होती है, ये सारे पॉइंट हमने अच्छे से डिस्कस किए हैं। और कब एक मुस्लिम विवाह संविदा है या संस्कार है, ये दोनों केसेस हमने अच्छे से डिस्कस किए हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ढेर सारे नोट्स और PDF मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।